साथ इस नुक्कड़ सभा के मंडल सह संयोजक श्री अभिनव साक्य जी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष सुनीता जी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जोरदार तालियों से स्वागत करें कृपया। और बीसी रस्तोगी जी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और रमेश चौधरी जी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। गोपाल दत्त जी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे मेरा सभी सज्जनों से आग्रह है, किसी को अगर अपनी बात इस सभा में रखनी है तो आप रख सकते हैं और बोल सकते हैं। मेरा प्रमोद जी से आग्रह है, प्रमोद जी सभी को संबोधित करेंगे और इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। सभा में सर्वप्रथम मंचासीन माननीय सदस्य उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, आप सबका इस भारतीय जनता पार्टी की नुक्कड़ सभा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि आने वाली 26 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव हमारे जो मेरठ का निर्वाचन क्षेत्र है इसमें होने जा रहा है और ये हमारे लिए ज्वलंत प्रश्न है कि हम पुरानी सरकारों को देखते हुए जो 2014 से पहले थी और आज की सरकार में उनके काम को देखते हुए बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है कि हम कहां से कहां पहुंच गए हैं, कितनी प्रगति हम लोग कर रहे हैं। कहीं भी नज़र उठाकर देखें आप, सड़कों का ऐसा जाल बना है, ट्रेन का आप देखिएगा कितनी गंदगी रहती थी, स्टेशन पर जाते थे देखा भी नहीं जाती थी, और कितनी साफ सफाई रहती है स्टेशन पर। सड़कें कितनी सुंदर हो गई हैं। गैस की लाइन में सिलेंडर लगने के लिए हम लगते थे और अब कितनी हमें सुविधा है, बिजली की कितनी अच्छी उपलब्धता है सबके आज। और हमारी बहनें बेटियाँ सब कितनी सुरक्षित हैं, किसी भी समय आ जा सकती हैं और ये उपलब्धि मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कहीं नहीं हो सकती। और एक बात और जो विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जो एक कम्युनिटी है वो आप उनकी विचारधारा से भली भांति अवगत हैं, तो उस बात को भी ध्यान में रखते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए, सुरक्षित भविष्य के लिए हमें इस बात पर भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारे आने वाली पीढ़ी हमें गाली ना दें कि हमें क्या करके गए हैं, जैसे कि हम कहते रहते हैं पुराने को। तो हम इन सब बातों का ध्यान रखते हुए और 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव में बहुत दूसरे लोगों को प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें और स्वयं भी एक एक वोट अपने परिवार से, अपने जानने वालों से अवश्य डलवाएं। उसको केवल छुट्टी ना माने या छुट्टी का दिन है, उस दिन हमें बहुत ज़्यादा कार्य करना है और अधिक संलग्न इसमें लिप्त होना है और वोटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को ही एकमात्र आप निष्पक्ष रूप से अपने विचार आप सोचिए। एक बार बैठ करके रात को हम सब लोग जब शाम को बिस्तर पर जाते हैं तो थोड़ी सी देर के लिए आप सोचिए, थोड़ा विस्तृत सोचिए, संकुचित दीवारों से बाहर निकलिए कि हम ये इस जाति का है, इस जाति का है। एक कवि है रामधारी सिंह दिनकर, हम लोग जातियों की बात करते हैं, उस जाति को टिकट नहीं मिला, उस जाति को टिकट नहीं मिला। तो रामधारी सिंह दिनकर ने जाति के बारे में 4 लाइनें लिखी है, मैं आप लोगों को प्रस्तुत करना चाहूँगा। बहुत कठिन है मूल ढूंढना,
नदियों का वीरों का धनुष छोड़ गोत्र बताना क्या काम है रणधीरों का। पाते मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, देखिए हमारे प्रत्याशी ऐसे हैं, जब रामायण चलती थी तो रोड पे जाम लग जाता था, लोग वह काम छोड़ के सब रामायण देखते थे, जिसमें उन्होंने किरदार राम का निभाया है। हम लोग सब उन्हीं के लिए इकट्ठा हुए हैं। दूसरी बात यह है कि सरकार ने हमारी इतनी योजनाएं चलाई भी हैं, जिनका अनेक लोगों को जिसका लाभ मिल रहा है। जैसे छोटा सा उदाहरण कोरोना काल का ही है। जितनी पार्टियां चुनाव में लड़ रही हैं, कोई आपको देखने को मिला? एक पार्टी ऐसी थी भारतीय जनता पार्टी, जिसका कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर उन्होंने घर घर भोजन पहुंचाने का कार्य किया। हम लोगों ने वो दिन देखे हैं, लोग बाग तड़प रहे थे, लोग बाग देखने नहीं जा रहे थे उनको, और हम लोग उनको अस्पताल में ले जा रहे थे, उनको दवाई दिलवा रहे थे। वो काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया। दूसरी बात, आज आप किधर भी चले जाइए, बेगमपुर से चाहे आप दिल्ली जाइए, चाहे आप मुजफ्फरनगर जाइए, और चाहे हापुड़ जाइए, चाहे आप किला रोड जाइए, आपको सब जगह हाईवे मिलेगा। उससे पहले भी सरकारें अनेक थी, किसी ने ध्यान दिया क्या? मैं ऐसी समाज से आता हूं, माननीय और मोदी जी ने ऐसा काम किया है, सबके घर घर राशन, उज्ज्वला गैस की योजना। जो बहन बेटी हमारी स्कूल जाने में पहले डरती थी, अब बेझिझक होकर जाती हैं। पहले माँ इंतजार करती थी कि हमारी बेटी स्कूल गई है, वापस आएगी, किस समय नहीं आएगी, लेकिन आज बेधड़क होकर के, चाहे 8 बजे हो चाहे 9 बजे हो, आज किसी की उंगली भर के हिम्मत नहीं है देखने की आंखों से। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आने वाली 26 तारीख को हम लोगों का भी संकल्प है, आने वाले 26 तारीख को किसी का कोई रिश्तेदार भी हो, कहीं बाहर जा रहा हो, घूमने जा रहा हो, सबसे पहले उससे कहना भैया वोट डाल दो, उसके बाद कहीं जाना। क्योंकि हम लोग जो पिछड़ते हैं, थोड़ा सा पता लगा कि आज एक दिन की छुट्टी है, एक दिन पहले छुट्टी कर ली तो घूमने चले गए, उससे क्या होगा कि वोटिंग परसेंट कम होगा, तो 5 साल तक फिर पछताना रहेगा। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि आने वाली 26 तारीख को सुबह लग जाना लाइन में। हम लोगों का काम है पर्ची पहुंचाने का, सबके घर पर्ची पहुंचाएंगे और अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद पार्षद जी। अब मैं स्वागत के लिए हमारे पार्षद आनंद जी को, श्री हमारे पूर्व महानगर अध्यक्ष गणेश नंदन जी का स्वागत करेंगे। लोकसभा के 7 प्रभारी भी हैं, और भरत जी से भी आग्रह है कि वो भी साथ में हमारे प्रभारी जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मेरा इस गंगानगर के सभी प्रबुद्ध बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथी, मंच पर उपस्थित हमारे इस गंगानगर मंडल के अध्यक्ष भाई मुकेश दसवाना जी, हमारे पूर्व संयुक्त जब हुआ करता था ये पटेल नगर मंडल के अध्यक्ष भाई अमित शर्मा जी, हाँ, और कैंट
विधानसभा के चुनाव की दृष्टि से ऐसे का काम देख रहे हैं। हमारे पार्षद विनय भरत जी, आनंद जी, पूर्व पार्षद गुलवीर जी, भाई नोटियाल जी जो सफल संचालन कर रहे हैं, और उपस्थित सभी माताओं बहनों, रजनी कुशवाहा जी, हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस समय चुनाव का बिगुल बज चुका है और एक प्रकार से अगर हम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएं तो आपको स्मरण आएगा कि जैसे महाभारत काल में जो युद्ध हुआ था महाभारत का, उसमें दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हुई थी। एक तरफ कौरवों की सेना थी और एक तरफ पांडवों की सेना थी। एक प्रकार से धर्म युद्ध उस समय हुआ था। 5000 साल पहले वह धर्म युद्ध हुआ और आज भी आपके सामने वही धर्म युद्ध खड़ा हुआ है। मित्रों, एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश में आतंकवाद फैलाने वाले, जो इस देश को, इस भारत माता को डायन कहने वाले, इस भारत की अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले, इस भारत की परंपराओं को नीचे दिखाने वाले, वो लोग हमारे सामने खड़े हुए हैं। और एक तरफ वो लोग हैं जो इसको भारत माता के रूप में, इस जमीन के टुकड़े को माता का रूप देते हुए इसका पूजन करते हैं। हम सुबह उठते हुए चरण स्पर्श करते हैं, माता को प्रणाम करते हैं, समुद्र वसने देवी कहकर इसको प्रणाम करते हैं। हम इसकी परंपराओं में जीते हैं, इसकी परंपराओं को मानते हैं, इस परंपराओं में, इसकी परंपराओं में अपने शरीर त्याग कर देते हैं। हमने इसकी परंपराओं को जिया है, इसके शाश्वत मूल्यों को, वो मूल्य जो सारे विश्व को दिशा दर्शन देते हैं, उन मूल्यों को हमने जिया है, उनको हम प्राणवंत किए हुए हैं। एक वो लोग हैं जिन्होंने कहा था अपने घोषणा पत्र में कि हम इस देश को अखंड बनाएंगे। इस देश के अंदर जो 1947 में एक कांड हुआ था, जिसके कारण हमारे देश का, हमारा अभिन्न अंग जो रहा है कश्मीर, वो हमसे अलग हो गया था। कश्मीर के अंदर रहने वाले हमारे भाई, हमारे ब्राह्मण भाई, उनको निष्कासित कर दिया गया, उनके घर-बार छीन लिए, उनकी माताओं बहनों के साथ क्या क्या नहीं किया दुष्टों ने। उस कश्मीर के अंदर जो लोग यह कहा करते थे कि अगर ये धारा 370 हटाई, वो धारा 370 जिसने उस कश्मीर को, स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर को हमसे अलग किया हुआ था। उत्तर प्रदेश का नागरिक कश्मीर में जाकर जमीन नहीं खरीद सकता था, और केवल नागरिक तो छोड़ो, हमारे देश का राष्ट्रपति भी कश्मीर में जाकर जमीन नहीं खरीद सकता था। इस प्रकार के जहां पर सिद्धांत थे, जहां पर नियम चलते थे, जहां पर दो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, एक भारत का प्रधानमंत्री होता था और एक कश्मीर का प्रधानमंत्री होता था। वहां की जनता को, जो यहाँ के लोग वहां पर रहते थे, उनको पार्लियामेंट में तो वोट देने का अधिकार था, लेकिन वहां की असेंबली में, वहां की विधानसभा में वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी धारा 370 जो उस स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर को हमसे अलग थलग किए हुई थी, उसको धारा 370 को समाप्त करके हमने उस देश कश्मीर को अपने देश में पुनः विलय किया। हमारे अड़ोस पड़ोस में रहने वाले हमारे ही भाई, हमारे ही बंधु, हमारी माताएं बहनें जो प्रताड़ित जीवन जी रही थी, वो हमारे देश में आई। उनको यहाँ पर रहने का अधिकार नहीं था, उनको यहाँ की नागरिकता नहीं मिल रही थी, तो हमारे प्रधानमंत्री ने 35A धारा में सुधार करके उनको नागरिकता दिलाने का काम किया। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने इसकी परंपरा में अपना जीवन व्यतीत किया है, आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी
को 10 साल प्रधानमंत्री बने हुए हो गए। मित्रों जरा बताइए, विचार करिए, इन 10 सालों के अंदर आपने 10 मिनट भी ये समाचार सुना क्या कि प्रधानमंत्री को जुकाम हो गया, प्रधानमंत्री को बुखार आ गया, प्रधानमंत्री थक गए, प्रधानमंत्री अपना इलाज कराने के लिए स्विट्जरलैंड गए, प्रधानमंत्री अपना इलाज कराने के लिए इटली गए? अगर 1 मिनट भी आपने कहीं ये समाचार सुना हो तो आप बता दीजिए। अनवरत सूर्य की भांति उगना, उठना, चलना और चंद्रमा की भांति रात्रि गमन करना, रात्रि भ्रमण करना, रात्रि में काम करना, ऐसा अभूतपूर्व प्रधानमंत्री हमको मिला है। प्रभु इसकी आयु में हमारी भी आयु मिल जाए, ऐसी हमारी प्रभु से प्रार्थना। तो ऐसे प्रधानमंत्री ने ये वादा किया हमसे, अपने घोषणा पत्र में ये घोषणा की कि हम जिस राम में इस देश की आत्मा बसती है, जिस राम में इस देश के प्राण हैं, उस राम का भव्य मंदिर बनाएंगे। और हम सबने देखा कि किस प्रकार से 22 जनवरी 2024 को भव्य मंदिर का निर्माण, हम सब साक्षी हैं उन क्षणों के, जिन क्षणों में भगवान राम का मंदिर बना। 500 साल का लंबा संघर्ष। मैं स्वयं 6 दिसंबर 1952 को अयोध्या में जो बाबरी ढांचा बना हुआ था उसको ध्वस्त करने के लिए गया। मैंने देखा वहां का दृश्य क्या था, और आज जब हम देखते हैं तो वहां का दृश्य बदला हुआ। किसी कवि ने कहा कि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्ति ही राज करेंगे दिल्ली के सिंहासन। तो हम सब उसी राम के भक्त हैं, उसी राम के अनुयायी हैं। राम हमारी आत्मा है, राम हमारा प्राण है, राम हमारा जीवन है, राम हमारी सांस है, और राम में ही हमको विश्वास है। हम सुबह को उठते हैं तो राम राम कहते हैं, बच्चा घर में जन्म लेता है तो राम राम कहते हैं, सारे जिंदगी राम राम कहते हैं, और जब अंतिम प्रयाण करते हैं तो भी राम का नाम लेते हैं। तो ऐसा राम जो हमारे जीवन में प्रारंभ से लेकर अंत तक हमारा साथ देता है, उसी भव्य राम का मंदिर हम सबने अपनी आंखों के सामने देखा हुआ है। ये किस कारण संभव हुआ? केवल इसलिए क्योंकि सन 2019 में आपने अपनी वोट सही जगह पर दी। आपकी वोट के कारण इस क्षेत्र से हमारे राजेंद्र अग्रवाल जी प्रतिनिधि चुनकर गए, संसद सांसद बने, और उनके कारण हमारे देश में हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने केवल आध्यात्मिक पक्ष नहीं देखा, उन्होंने केवल हिंदुओं का विकास नहीं किया। उनका नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यानी सबको साथ लेकर चलने वाले आज उनकी योजनाएं हम देखते हैं। अगर राशन बंटता है तो वो राशन केवल हिंदुओं में नहीं बंटता, वो राशन केवल निश्चित वर्ग में नहीं बंटता। हमने उनकी तरीके से नहीं वितरण किया कि अगर साइकिल दी जाएगी, लैपटॉप दिया जाएगा तो केवल एक विशेष वर्ग को दिया जाएगा। हमारा राशन प्रत्येक वर्ग में बढ़ता है, हिंदू में भी बढ़ता है, मुसलमान में भी बढ़ता है, हमारा राशन ईसाई में भी बढ़ता है, और हमारा राशन और अन्य जगह भी जाता है। कोई भेदभाव किसी तरीके का। अगर प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत मकानों का निर्माण हुआ तो उसका लाभ भी सभी को मिला। सुकन्या योजना का लाभ हुआ कि योजना आई तो उसका लाभ भी सभी को मिला। हमने कभी कोई द्वेष नहीं किया। और अगर गरीब व्यक्ति की चिकित्सा सुरक्षा के लिए अगर कोई योजना चली, आयुष्मान कार्ड बनाकर आदरणीय मोदी जी ने सबके स्वस्थ स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए 5 लाख रुपए का बीमा प्रत्येक गरीब परिवार को दिया।
आज उसको अपने बीमारी की इलाज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जाइए, जो उसके नाम है, अस्पतालों के नाम है, लिस्ट है, उसमें जाइए, इलाज कराइए, आपकी बीमारी का भी इलाज होगा, आपको दवाई का भी इलाज होगा, आपके खाने पीने का भी इंतजाम होगा। तो इस प्रकार की अनूठी योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी और उसका लाभ सबको मिला। तो इस प्रकार का, और केवल अगर हम विकास की बात करें तो अभी जैसे भाई आनंद जी कह रहे थे कि आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं करता, मैं केवल पश्चिम क्षेत्र की बात नहीं करता, मैं केवल मेरठ की बात नहीं करता, आप कहीं भी चले जाइए, यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक आपको एक विकास की लहर दिखाई देगी। यानी दिल्ली से लेकर बंबई तक का जो एक राजमार्ग नया बना है, उस राजमार्ग की तरह कल्पना तो करिए, 24 घंटे में आप 2300 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर लेंगे उस राजमार्ग से, मात्र 24 घंटे में, बाई रोड, बाई कार। तो इस प्रकार की राजमार्गों का एक जाल बिछाकर दूरियां कम करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। आप यहां से दिल्ली जाने में कितना समय लगता था हम सब जानते हैं। कुछ पता नहीं था कि 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, कब आपकी फ्लाइट छूट जाए, कब आपकी ट्रेन छूट जाए। लेकिन आज मात्र 55 मिनट एक्सप्रेस वे पर चढ़ने के बाद दिल्ली तक पहुंचने में लगते हैं। आप यहां से देहरादून चले जाइए, 5 घंटे का, 6 घंटे का सफर देहरादून को हुआ करता था, और आज वो 6 घंटे का सफर मात्र 2.5 घंटे में सीमित होकर रहे। यहाँ से आगरा जाना हो, यहाँ से आपको दूर जाना, लखनऊ जाना हो, आपको कहीं भी किसी भी कोने में जाना हो, तो घंटे बड़े सीमित हो गए। इस प्रकार का विकास कार्य जिनके छत्र छाया में हुआ है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आज पुनः आपके बीच में अपनी इच्छा लेकर आए। और अगर हम मेरठ की बात करें तो मेरठ के अंदर मित्रों आने वाले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर अंदर आप देखिएगा कि मेरठ कितना चमन बन जाए। रैपिड रेल, हिंदुस्तान की पहली रैपिड रेल मेरठ को मिली है, जिसमें मात्र 35 मिनट में आप मेरठ से दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार का विकास कार्य जहां पर हुआ, इस प्रकार की योजनाएं यहाँ पर हुई, ये सब केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि आपने 2019 में बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। आपने केवल अपनी वोट नहीं डाली। अगर यहाँ का वोट प्रतिशत कम होता तो शायद हम विजयश्री नहीं प्राप्त कर पाते। आपने, मैं जानता हूं, मैं आया था 19 में जब यहाँ पर चुनाव चल रहा था, कि किस प्रकार से माताएं, बहनें, हम सब बुजुर्ग, हम सब नौजवान साथी वोट निकलवाने में लगे हुए। मित्रों, एक अपने राम के प्रति आस्था व्यक्त करने का, राम के प्रति समर्पण करने का, राम के प्रति सत्याग का भाव पैदा करने का ये सौभाग्य हम सबको मिलने वाला है। अगर हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे चुनाव में, और ये जो 1.25 लाख की जीत हमने पिछले चुनाव में दर्ज कराई थी, इस 1.25 लाख की जीत को हमें हर कोई घर नहीं छोड़ा जाए। सीधा हम सबको मिलकर डोर टू डोर प्रचार करना है और 26 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट निकलवानी है। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित मंच और आज की सभा में आए हुए सभी कार्यकर्ता बंधुओं और मातृशक्ति, आप 26 आने वाली 26 तारीख को हमारा मेरठ हापुड़ लोकसभा का चुनाव है। इसमें सब लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और अधिक से अधिक मतों से अपने प्रत्याशी को जिताना है। और आप सब इस बैठक में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जलपान की व्यवस्था है, उसे आप लेंगे। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष आपका।